चलिए तो स्वागत करते हैं सभी बच्चों का मेरे गणितम फिजिक्स क्लासेस में। तो हम लोग देख रहे थे बच्चों क्लास 9th का फिजिक्स लॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें की बात किए थे पार्ट 1 में। अगर बात करें इसके पहले वाले पार्ट में, तो जिसमें हम लोग देखे थे इनर्शिया तक देख चुके थे कि इनर्शिया क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी बात कर चुके थे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक बात है कि इनर्शिया अगर ज्यादा होगा, मास अगर ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। लार्जर द मास लार्जर इज द इनर्शिया, स्मॉलर द मास स्मॉलर इज द इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कि अगर आपके पास एक फुटबॉल रखा हुआ है जो खेलते हैं, और उस फुटबॉल को अगर आपसे बोला जाए कि आप किक करिए, यू कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द फुटबॉल, तो आप बड़े आराम से उस फुटबॉल को किक करेंगे और फुटबॉल आराम से हवा में चला जाएगा। लेकिन अगर उतना ही बड़ा एक पत्थर का बॉल बना दिया जाए और उस पे आप डिजाइन करके जस्ट लाइक लुकिंग फुटबॉल, अब उतना ही फोर्स से क्या हम लोग उस फुटबॉल को उड़ा सकते हैं जो पत्थर वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा हो गया, इनर्शिया ज्यादा हो गया, तो अब उसे मूव करवाने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोग देख चुके थे, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, उसे ही इनर्शिया कहा गया था। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं सेकंड लॉज ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन। कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए इसमें एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और ये चेंज कहां देखने को मिलेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किए जा रहे हैं वहां पे देखने को मिलेगा। तो इसे कहा जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब यहां से हम लोग के पास एक टर्म आ रहा है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो चलिए बातें करते हैं मोमेंटम का। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मोमेंटम है क्या। मोमेंटम जो है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप क्या कर रहे हैं? मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी का, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम को लिखने के लिए किस चीज का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं? तो मोमेंटम को लिखने के लिए वी कैन रिप्रेजेंट द मोमेंटम बाय पी। तो मोमेंटम को लिखा जाता है किससे? पी से। ठीक है। अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मतलब कि m इंटू वी होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर दिस मोमेंटम विच इज रिटेन एज p एंड p इक्वल टू m इंटू वी, मास एंड वेलोसिटी। कहने का मतलब ये हुआ सर कि मोमेंटम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, मोमेंटम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप मास को बढ़ाएंगे मोमेंटम बढ़ जाएगा, अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। बातें समझ में आई? अब यहां पर देखते हैं कि सर एसआई यूनिट क्या होगा। अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो आप कहेंगे सर एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होगा, मास का क्या होगा बच्चों? केजी। मास का क्या होगा? केजी। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। बातें क्लियर हो गई? अब यहां पर थोड़ा सा हम और आपको बताते हैं, एक छोटा सा कहानी आपके साथ बताते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो फ्रेंड हैं। एक आपका ये फ्रेंड है, ठीक है जी, मान लीजिए, ठीक, और एक आपका ये फ्रेंड है। थोड़ा सा इसका ज्यादा हो गया, कम कर लेते हैं, हाँ ऐसा वाला। तो एक आपका मान लीजिए रॉकी भाई है और एक आपका पुष्पा। दोनों बच्चे दोस्त हैं, रॉकी एंड पुष्पा। लेकिन दोनों में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। दोनों में क्या हो गया? लड़ाई हो गया।
अब लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि भाई गोली बंदूक की बातें होने लगी, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। दोनों बोला ठीक है आओ, एक डेट दोनों तय किया, चलो इस डेट को हम लोग मिल लेते हैं, फरिया लेते हैं कि जो होगा देख लेंगे। तो बेचारा दोनों गया एक दुकान पे, दोनों एक शॉप पे गया। तो यहां पर जब गए, अब पुष्पा सोचा कि भाई हम तो बंदूक चलाते हैं, हमें तो गोली लेना है। तो पुष्पा जो है गोली लेकर आ गया। पुष्पा क्या लेकर आ गया? गोली लेकर आ गया पॉकेट में। और रॉकी भाई जो थे दुकान से, उनके पास सोचे कि मेरे पास गोली बहुत है, हम बंदूक ले लेते हैं। तो बंदूक लेकर आ गए रॉकी भाई, बाल वाले रॉकी भैया, ठीक है, समझना है, ठीक, दाढ़ी मूछ वाले, हाथ में पिस्टल में। अब ये बोल रहा है कौन? पुष्पा, गोली मार देंगे। पॉकेट से गोली निकाला और फेंक के मारा। पॉकेट से क्या निकाला? गोली निकाला और फेंक करके चला दिया किस पे? रॉकी भाई पे। अब ये गोली जो जा रही है, गोली का मास मान लीजिए, सपोज करिए द मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम। अब 10 ग्राम के बुलेट से आप किसी को फेंक के मारेंगे तो मरेगा तो नहीं। बहुत जोर से फेंके तो हो सकता है कहीं पे लगे तो चोट लग सकता है, लेकिन रॉकी भैया स्मार्ट थे। इस बुलेट को इस बंदूक में लोड किए और चला दिए, समझे ना? अब आप बताइए ये दोनों में किसका जान जाने की संभावना है? दोनों में किसका जान जा सकता है? तो आप कहेंगे सर जो बंदूक से चला है गोली, उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए गोली वही है, बुलेट वही है, मास वही है, चेंज क्या कर गया बच्चों? चेंज कर गया वेलोसिटी। वेलोसिटी विल चेंज, और वेलोसिटी चेंज होने से क्या हो गया? मोमेंटम इंक्रीज कर गया। बातें समझ रहे हैं? यहां पर आपका क्या हो गया? वेलोसिटी जो था, ये जब फेंका बुलेट, इस समय इसका वेलोसिटी, मास मान लेते हैं 10 ग्राम था, वेलोसिटी फेंका होगा चलिए 100 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, ये ज्यादा ना फेंका होगा, भैया पुष्पा है, टेढ़ा है, तो 60 के स्पीड से फेंके होंगे। लेकिन ये वही बुलेट को, 10 ग्राम वाले बुलेट को जब फेंके गोल बंदूक में लोड करके, तो मान लेते हैं 200 मीटर पर सेकेंड से चला। मास वही, वेलोसिटी विल चेंज, मोमेंटम इंक्रीज। मोमेंटम क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो अब क्या होगा? पुष्पा भाई, है ना, चले गए। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप दोनों में से किसी एक को बढ़ा रहे हैं, मास को बढ़ा दीजिए तो भी मोमेंटम बढ़ रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा दीजिए तो भी मोमेंटम बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो ये था आपका मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। और इसी मोमेंटम की बातें कही जा रही थी किसमें? न्यूटन सेकेंड लॉ में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बदलने का दर जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? एक्सटर्नल फोर्स का, जो कि अप्लाइड हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। और ये जो चेंज होगा किस कहां पर होगा? टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बातें समझ में आ गई? अब आप यहां पे देखिए कि सर हमारे पास बोला गया, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कि चलिए मोमेंटम हम समझ गए कि मोमेंटम आपका हुआ क्या, और किस टाइप से वेलोसिटी को बढ़ाने से या मास को बढ़ाने से मोमेंटम आपका बढ़ता है या घटता है। अब यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन पे हम लोग बातें करते हैं कि बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि मान लेते हैं एक आपका इनिशियल मोमेंटम होगा, तो मास तो आपका वही रहा। मास अगर हम m ले और इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें विच इज रिप्रेजेंटेड बाय u, फिर से मास वही रहा, और फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। और चेंज इन मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम, देखिए एक एक वर्ड के बारे में बता रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम। तो पहले हम लोग ये कर लें कि मोमेंटम इस केस वाले में क्या हो जाएगा। तो इस वाले में मोमेंटम जो होगा, या आप ये समझिए P1 जो हो रहा है mu होगा,
और इस केस में मोमेंटम जो होगा mv होगा। तो अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम जो होगा दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को आप कहेंगे दैट इज एम वी और इनिशियल कहेंगे एम यू। अब यहां पर जो वर्ड आया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब क्या हो गया, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, एंड फोर्स जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सर एफ जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, एंड दिस एफ डायरेक्टली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आपका क्या हो रहा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टी। अगर हम यहां से m को बाहर ले लें, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा, इक्वल टू आया, यहां पर हम लोग कांस्टेंट टर्म को डाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए अगर हम यहां पर m को बाहर ले लें, मेरे पास v माइनस यू आ जाएगा, दिस इज t। अब बताइए कि ये जो आपका v माइनस यू बाई टी है, क्या ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप कह रहे हैं सर फोर्स जो होगा दैट इज ma, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पर बताइए एक यहां पर यूनिट भी आ रहा है कि अगर हम बात करें कि फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, मास का क्या होगा केजी, एक्सेलरेशन का क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अनदर यूनिट ऑफ फोर्स दिस इज। बातें क्लियर है जी, बातें क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन का कि सर इसका एप्लीकेशन कहां देखने को मिलेगा, वेयर वी कैन सी दिस। तो आप बताइए कि टाइम आपका नीचे में है, अब टाइम अगर बढ़ेगा, टाइम क्या हो रहा है बच्चों, अगर हम बढ़ा दें तो वैल्यू आपका क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, और अगर टाइम को घटा दे तो वैल्यू आपका इंक्रीज कर जाएगा, मतलब फोर्स जो लगेगा है ना, टाइम को बढ़ाने घटाने से फोर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम कहें तो बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आप कहें कि सीट बेल्ट जो होते हैं, कार में सीट बेल्ट होते हैं, क्यों होते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि पहला अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं सीट बेल्ट इन कार। ठीक है, अब ये सीट बेल्ट जो होता है वो क्या करता है, अगर बेल्ट नहीं रहता, आप ऐसे ही चले जा गाड़ी में बैठे हैं, जोर से धक्का लगा, तुरंत आपका माथा जो है टकराएगा, आपको इंजर्ड हो जाएगा। सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा, सीट बेल्ट लगाने से जो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 0.1 सेकेंड में टकराते, वो आपका टाइम बढ़ गया, अब 0.2 सेकेंड में टकरा रहे हैं। तो टाइम बढ़ने से क्या होगा, चोट लगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन उतना चोट नहीं लगेगा। तो पहला हो गया। दूसरा अगर हम कहें कि लॉन्ग जंप हाई जंप, आप देखे हैं लॉन्ग जंप जो होता है, हाई जंप जो होता है, तो वहां पर क्या होता है, जो भी प्लेटफॉर्म है आपका, फील्ड है, एरियाज है, वो आपका मिट्टी क्या होता है सॉफ्ट होता है ना। क्यों, क्योंकि जब वहां पर कोई भी प्लेयर जंप मार के आएगा तो उसके पैर में एड़ी में चोट ना लगे, मिट्टी धसेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, बातें समझ रही है। तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एंड हाई जंप कर सकते हैं। तीसरा अगर हम बोले तो आप देखिए तीसरा एग्जांपल कहां देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे प्लेयर जो होता है क्रिकेट बॉल का, क्रिकेट आप खेले होंगे, नहीं खेले तो देखे होंगे, तो जो भी बॉल आता है तो प्लेयर क्या करता है, ऐसे ना पकड़ता है या ऐसे नहीं पकड़ता, वो अपने हाथ को पीछे लाता है।
अब हाथ को पीछे लाने का मतलब क्या हुआ कि बॉल बहुत तेजी में आ रहा है और उसके साथ आप हाथ को पीछे ला रहे हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपके हाथों में जो चोट बॉल से लग रहा था वो अब चोट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड। तो ड्यूरिंग कैचिंग कह सकते हैं, ड्यूरिंग क्या कह सकते हैं, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, कैचिंग या क्रिकेट बॉल, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। आप कह सकते हैं सर कि बॉक्सर वाला, आप देखें बॉक्सिंग वाला मैच, किसी को अगर पंच मारा जाता है तो सामने वाला ऐसा नहीं कि हाँ मारो, मार के मेरा मुंह कान फोड़ दो, नहीं, जैसे सामने से पंच आता है तो अपोनेंट वाले क्या करते हैं, अपना चेहरा हटा, है ना, इधर 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 बचते हैं। और अगर लगा भी तो क्या होगा, टाइम पीरियड तो बढ़ चुका है, चोट कम लगता है। तो आप कह सकते हैं कि बॉक्सिंग मैच में, है ना, बॉक्सर मूव हिज हेड बैक, बॉक्सर मूव हिज हेड बैक। तो यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ का। बातें क्लियर चल रही है, देख लीजिए, ठीक है। तो और अगर हम लोग बातें करें तो सर कराटे प्लेयर का, है ना, ब्रेकिंग अ पाइल, आप कह सकते हैं कराटे, कराटे प्लेयर ब्रेकिंग अ पाइल ऑफ टाइल्स, पाइल ऑफ टाइल्स। देखते होंगे जो कराटे प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, ढेर सारा स्लैब रहता है उसको एक बार में तोड़ देते हैं। तो एक बार में तोड़ना मतलब क्या हो, फोर्स अप्लाई किया और पटाख से मार तेजी में। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, वो आपका टाइम को घटा रहा है, वहां बढ़ा नहीं रहा, वहां घटा रहा है, ठीक है, ताकि फोर्स ज्यादा अप्लाई हो। और फोर्स जब ज्यादा अप्लाई होगा तो टाइल्स आपका ब्रेक करेगा। बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम लोग बातें करने जा रहे हैं, तो ये हम लोग देखें कुछ एप्लीकेशंस अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ। बातें क्लियर है जी। आइए बात करते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ का। क्या बातें करने जा रहे हैं बाबू, न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड नंबर बातें करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये जो एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है एक्टिंग ऑन, अगर हम बात करें तो एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग बॉडीज पर एक्शन रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, देयर लगा सकते हैं, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये जो आपका हो रहा है एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बातें क्लियर हो गई जी। अब इसका एग्जांपल आप समझिए कि एक्शन और रिएक्शन हुआ क्या। हम कहेंगे कि आप जो है बचपन में या अभी भी एक बॉल ले प्लास्टिक का, रबर का, और उसे दीवार पर फेंके। अगर हम इसे दीवार पर फेंकेंगे आराम से, हौले से, तो ये जाएगा, टकराएगा, गिरेगा। लेकिन अगर जोर से फेंके, जितना फोर्स लगाएंगे अधिक, दीवार भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगा रहा है। हम किए एक्शन, वॉल जो है सामने वाला वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन। हम दूसरा एग्जांपल कह रहे हैं, पहला एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल्स की अगर बातें कर रहे थे, चलिए तो बैलून देखें, बैलून, ये आपका बैलून रहा, एक बैलून ले, इसे फुला दें और छोड़ दें, बांधना नहीं है, छोड़ देना। अब इसमें से हवा जितनी तेजी में एयर स्केप करेगा, बाहर निकलेगा, उतना ही तेजी में ये बैलून आपका आगे भागता है, रैंडमली जिधर तिधर भागता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, हवा तेजी में निकला और बैलून भी जिधर तिधर भागा। दूसरा अगर हम बात करें स्विमिंग, स्विमिंग में कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो जितना तेजी में आप पानी को काटिएगा हाथों से, उतना ही तेजी में क्या करेंगे, आगे जाएंगे स्विमिंग के दौरान। ये भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वॉकिंग, हम लोग जो चलते हैं
तो हम लोग जब चलते हैं तो क्या होता है, एक पैर से जैसे स्टेप आगे फॉरवर्ड की ओर करते हैं, एक पैर से जमीन को धक्का देते हैं, एक्शन कर रहे हैं। धरती भी क्या कर रही है, अर्थ भी क्या कर रही है, उतना ही फोर्स से हम लोग को रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन कर रही है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आपको यहां भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करें तो आप कह सकते हैं रिक्वायल ऑफ गन, रिक्वायल ऑफ गन, गोली बंदूक की बातें। गोली बंदूक में आप क्या देखोगे पुराने फिल्मों में या ऐसे भी जिनके पास दुनलिया बंदूक होता है, राइफल, तो राइफल को ये नहीं कि ऐसे तान दिए एकदम छोड़ दिए, है ना, पुष्पा भाई वाला देखे होंगे अभी आप थोड़ा देर पहले। तो वो क्या करता है कि राइफल को जो भी चलाते हैं, राइफल जो चलाते हैं बड़ा वाला, उसे कंधे पर शोल्डर पे लगा करके तब निशाना लगाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जितने तेजी में बुलेट आगे जाएगा, अब ये नहीं है कि उतना तेजी में बंदूक पीछे आएगा, ऐसा नहीं है, उसके मोमेंटम के बराबर ये पीछे जर्क करता है, ठीक है ना। तो आपका गन भी क्या होगा, पीछे की ओर आएगा उसके मोमेंटम के बराबर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रॉकेट वाला, रॉकेट कर सकते हैं या फ्लाइंग ऑफ बर्ड कह सकते हैं, फ्लाइंग ऑफ बर्ड कह सकते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट अगर बात करें मैन ऑन बोट कह सकते हैं, आप नाव पे हैं, नाव पे आप चढ़े हुए हैं। अब ये जैसे देखिए ये यहां पर ये नाव है, ठीक है, यहां पर एक आदमी ये चाहता है इस किनारे आने के लिए, जैसे ही ये अपना पैर आगे की ओर बढ़ाएगा, स्टेप आगे करेगा, नाव पीछे चल जाएगा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो मैन ऑन बोट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो होस पाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, होस पाइप वाला। होस पाइप क्या होता है, होस पाइप बाबू उसे कहा जाता है जिससे कि जब कहीं कहीं पर भी आग लग जाती है ना, तो फायर ब्रिगेड वाले जाते हैं आप पानी लेकर के आग बुझाने के लिए, तो उसे होस पाइप कहते हैं। अब ये जो होस पाइप है, ये होस पाइप इतना भारी होता है, आगे का मेटल का होता है कि आप सिंपल उठा के नहीं कर सकते। इसे चलाने के लिए अच्छे से एकदम बड़ा बाजू में दबा लेना है तब। क्यों? क्योंकि इतना स्पीड में ये ऐसा डिजाइन किया रहता है बच्चों कि जब जेट वाटर जेट बाहर निकलता है तो एक्शन होगा, वाटर जेट जब बाहर निकलेगा तो एक्शन होगा, तो रिएक्शन भी बड़ा तेजी होगा, खतरनाक होगा। तो होस पाइप में भी आपका क्या देखने को मिलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशन। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, ठीक है। और एक और बातें कर ले सिंपल वाला सर, तो एक तो हम लोग बात करते स्टार्टिंग में क्या बोले थे, बॉल वाला, है ना, बॉल वाला, या आप कैरम बोर्ड कह सकते हैं। कैरम बोर्ड अगर आप खेलते हैं, इस टाइगर को जितनी तेजी से आप मारिएगा, टकरा करके उतना ही तेजी से रिबॉर्न होकर के पीछे आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं एग्जाम्पल, है ना। बुक ऑन टेबल कह सकते हैं, किताब को आप टेबल पे रख दीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे आप रख रहे हैं तो उसका एक्शन नीचे लग रहा है। अगर हम बात कर लें बुक ऑन टेबल, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये आपका टेबल है और यहां पर हम बुक रखें, तो ये क्या लगा रहा है, एक्शन। इसका जो वेट है दैट इज कॉल्ड द एक्शन हो जाएगा। टेबल क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाता है, रिएक्शन फोर्स जनरेट करता है इक्वल। तो यहां पर भी आपको एक्शन एंड रिएक्शन देखने को मिलता है। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस वेयर वी कैन सी द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं अबाउट द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। चलो देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है जिसका कि मास m1 है। ध्यान सुनिएगा, एक बॉल है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये आपका मूव कर रहा है सम इनिशियल वेलोसिटी u1, या आप कह सकते हैं u से मूव कर रहा है, या u1 ही मान लीजिए।
दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका जिसका मास m2 है और ये भी मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी u2। कुछ समय के बाद बोथ द ऑब्जेक्ट, बोथ द मासेस विल कोलाइड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जाकर के टकरा रहे हैं, तो कोलिजन होगा। अब मान लेते हैं कि ये हमारा मास था, ये हमारा मास है, दोनों क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन होने के बाद टकराएगा, तो टकराने के बाद ये आपका मास m1, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, u1 तो रहा नहीं। अब क्या होगा, दो केस हो सकते हैं। अगर आप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आपको पीछे से अगर कोई धक्का मारता है तो आपका स्पीड बढ़ सकता है, जाहिर सी बात है। तो पहले जो स्पीड था अब स्पीड में चेंज होगा, तो मान लेते हैं ये मूव कर गया v1 से, और दूसरा वाला जो है वो आपका मूव कर गया v2 से। अब आप ये देखिए, यहां पर जब टकराया तो यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ लगा, ये फोर्स लगा रहा है इस पर F1 और ये फोर्स लगा रहा है इस पर F2, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल, तो हम कह रहे हैं कि F1 इक्वल टू F2। लेकिन बात यह है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि देयर इज अ नेगेटिव साइन इन वन फोर्सेस, तो F1 इक्वल टू माइनस F2। बातें क्लियर है। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 a1 कह दिए और इसे हम लोग क्या कह दिए, m2 a2। अब दिस एक्सेलरेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं v1 माइनस u1 बाई टी, और इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो v2 माइनस u2 बाई टी। टी तो आपका टाइम पीरियड था, इक्वल टाइम पीरियड, तो टी टी कैंसिल आउट। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 v2 और प्लस m2 u2, ये आपका आएगा। ये आपका मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है। हम बोल रहे हैं सबको एक तरफ लाने के लिए, तो इसे आप इधर लेकर के आए, m1 v1 प्लस m2 v2, और इस वाले पार्ट को इधर लेकर के जाइए, m1 u1 प्लस m2 u2। अब दोनों को अगर लिखा जाए, पहले इनिशियल वाले को, तो m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। कहने का मतलब यह हुआ कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। यहां पर जो ये मास इनटू वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ये एक मोमेंटम, ये एक मोमेंटम, तो दोनों के मोमेंटम का सम टकराने से पहले जो होगा, सम ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन हो रहा है। तो दोनों के मोमेंटम क्या होंगे, टकराने के बाद दोनों मोमेंटम का सम क्या होगा, बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के सम के बराबर, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चा, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अगला पार्ट 3 में हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर, और न्यूमेरिकल्स में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो कि देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।